गाइस सबसे पहले तो सॉरी फॉर द लेट वीडियो। अब ये वीडियो इतनी लेट क्यों हुई ये आपको वीडियो देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। तो आपका स्वागत है फिर एक नई सीरीज में। 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद, 20 साल से भी ज्यादा समय खर्च करने के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मनी जैसे तमाम देशों की फौज लगाने के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि 20 साल बाद तालिबान को हराने के बाद फिर से तालिबान को ही स्थापित कर दिया। आखिर तालिबान है क्या? ये तालिबान का जन्म कहाँ से हुआ? तालिबान का क्या रोल है अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान का इतिहास क्या है? अफगानिस्तान का जन्म कहाँ से हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Taliban is a group in Afghanistan that follows fundamentalist Islamic teaching. Crowds packed the international airport in Kabul in a chaotic scene on Sunday after Taliban insurgents entered the Afghan capital and President Ashraf Ghani fled the country, saying he wanted to avoid bloodshed. The Taliban movement itself may have begun in the early 1990s. Took the Taliban just 1 week to regain control of Afghanistan. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Airport has been closed to all civilian flights. Gunshots have been fired there, where thousands of Afghans have gathered in the hope of getting out of the country. अफगानिस्तान को कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स, साम्राज्यों का या मैं कहूँ महान साम्राज्यों का कब्रिस्तान, क्योंकि इतिहास में प्राचीन काल से लेके अब तक, चाहे वो पर्शियंस हो, सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, मैसिडोनियंस हो, इंडिया के नंदास हो, मौर्य हो, गुप्ता हो या वर्धन्स हो, मध्यकालीन के मुगल, सिख, अरब या मंगोल हो, या फिर अभी के ब्रिटिश, सोवियन या अमेरिका हो, जो भी आया है इधर हार के ही गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है अफगान के लड़ाके। अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अफगानिस्तान कोई साम्राज्य नहीं था। अफगानिस्तान एक जमीन थी जो छोटे छोटे गांव, देशों और कबीलों में बटा हुआ था। इन गांव का जो सरदार था वो राजा के लिए लड़ता था, उसके बदले में पैसे भी लेता था, पैसे दे के लड़ता था और वो अपने गांव के सारे जवान लड़कों को ले जाता था और राजा के लिए लड़वाता था। अफगानिस्तान की शुरुआत करते द ग्रेट गेम से। द ग्रेट गेम के बारे में आपने मेरी पिछली सीरीज दलाई लामा के 2nd एपिसोड में सुना हो। रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में लड़ाई शुरू होती अफगानिस्तान को जीतने के लिए, एशिया में अपना कब्जा जमाने के लिए और अपनी ताकत स्थापित करने के लिए। और इसी कारण की वजह से जो ब्रिटिश साम्राज्य होता है वो अफगानिस्तान को इन्वेड कर देता है और इस वक्त उधर के राजा दोस्त मोहम्मद को हरा दिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य जीतता है और शाह शुजान दुर्रानी को उधर का नया राजा घोषित किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने बंगाल में किया था, सिराजुद्दौला को हटा के अपना पिट्ठू बैठाया। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान के जितने भी कबीले या गांव होते हैं वो अपना सरदार चुनते हैं अकबर खान को। अकबर खान बनते हैं नए चीफ इन कबीलों के और वो अंग्रेजों के खिलाफ जंग पे जाते हैं, जैसे कहते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। अफगानी ये जंग जीतते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य एक एडवांस हथियार और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ये जंग हार जाता है और शाह शुजान दुर्रानी की हत्या कर दी जाती है और दोस्त मोहम्मद फिर से गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद शुरू होता है दूसरा एंग्लो अफगान का, जिसमें अब्दुल रहमान खान को अंग्रेज सपोर्ट करते हैं और एक तरीके से अंग्रेज इनडायरेक्टली अफगानिस्तान पे अपना शासन चला रहे होते हैं। और इसी दौरान अंग्रेज एक ड्यूरेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अफगानिस्तान और इंडिया या मैं कहूँ ब्रिटिश इंडिया के बीच में एक क्लियर कट बॉर्डर बनाती है। अफगानिस्तान इंटरनली तो अपनी सरकार चला रहा था लेकिन एक्सटर्नली वो एक ब्रिटिश कॉलोनी बन चुका था। और इसी के बाद 1907 में एक एग्रीमेंट साइन होता है रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच, जिसमें रशियन एम्पायर अफगानिस्तान के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस मान लेता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो अफगानिस्तान की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन 1918 में रशिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता है। रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है वो अपने चरम पे होता है और एक आदमी आता है जिसका नाम है लेनिन।
रशिया और ब्रिटेन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल एरा के। इस वक्त तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश नहीं थे और इवन पाकिस्तान भी नहीं था। इन देशों का जन्म भी नहीं हुआ था। अफगानिस्तान की सीमा उत्तर में रूस से लगती थी या मैं कहूँ रशियन अम्पायर, और दक्षिण में भारत से लगती या मैं कहूँ ब्रिटिश अम्पायर। और इधर अफगानिस्तान में तीसरा एंग्लो अफगान वार छिड़ गया, जिसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। और अफगानी इस जंग को जीतते हैं। 19 अगस्त 1919 में अफगानिस्तान अंग्रेजों से आज़ादी ले ले और उधर के नए राजा बनते हैं अमनुल्लाह खान। कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने ये जानबूझकर हारी। अमनुल्लाह खान जो अगर राजा बनते हैं वो लिबरल बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इम्प्लीमेंट करते हैं और अफगानिस्तान बनता है द किंगडम ऑफ अफगानिस्तान या अफगानिस्तान का साम्राज्य। अब मैंने इन्हें लिबरल क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए, जैसे इन्होंने पॉलीगैमी को खत्म कर, कोई भी आदमी सिर्फ एक ही वाइफ रख सकता। और इनकी जो वाइफ थी या मैं कहूँ जो रानी सरोया तार थी, इनकी लव मैरिज हुई थी और उन्होंने लव मैरिज को भी प्रमोट किया। अफगानिस्तान के अंदर कई सारे नए रिफॉर्म्स आए, जैसे पॉलीगैमी को खत्म कर दिया गया, लड़कियों की एजुकेशन को स्टार्ट किया गया कि लड़कियां भी पढ़ेंगी, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया और महिलाओं को डिवोर्स का अधिकार भी दिया गया, सेकुलरिज्म को प्रमोट किया गया और स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स को हटा दिया गया, हिजाब या बुर्का जैसे। इवन जो इधर की रानी थी सरोया तार, उन्होंने अपनी एक पब्लिक स्पीच में अपने ही हिजाब को फाड़ के फेंक दिया और ये बोला इस्लाम में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है महिलाओं के लिए कि उन्हें अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखना चाहिए। लेकिन 1923 में जो धर्म के ठेकेदार थे, कट्टरपंथी थे, वो कहते कि इस्लाम खतरे में है, कि हमारी संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है। ये सुना सुना सा लग रहा है ना। और 1924 में होती है अफगान सिविल वार। 1925 में फिर से कोई डिस्प्यूट होता है, लेकिन ये सब क्रश कर दिया जाता है उधर के राजा की तरफ। लेकिन 1928 में फिर से एक सिविल वार छिड़ जाता और 1929 में ये कट्टरपंथी सिविल वार जीत जाता, जिसके बाद उधर के राजा और रानी को देश छोड़ के भागना पड़ता है और वो शरण लेते हैं भारत में। भारत में इस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य था। मुंबई जाते हैं। मुंबई में उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम वो प्रिंसेस इंडिया रखते हैं। उसके बाद इन्हें इटली की सरकार या मैं कहूँ रोमन अम्पायर शरण देता है और फिर ये रोम में जाके बस जाते हैं। प्रिंसेस इंडिया आज भी रोम में रहती है। वो 92 ईयर्स की है और वो आज भी अफगानिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। कई कंट्रोवर्सीज का मानना है कि इस सब के पीछे अंग्रेजों का ही हाथ था। वो अभी तक भूले नहीं थे अपनी हार को, कि कैसे अमनुल्लाह खान ने उन्हें कैसे खदेड़ा था अफगानिस्तान के बाहर। तो कई लोग मानते हैं कि उन्होंने राजा और रानी की मॉर्फ्ड फोटोज का इस्तेमाल किया था जनता को भड़काने के लिए, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान की खुशहाली देखी नहीं जा रही। लेकिन अब कट्टरपंथी जीत तो गए, लेकिन उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि अगला राजा कौन बनेगा और इनके बीच में खुद इंटरनल डिस्प्यूट शुरू हो गए। अगले राजा बनते इनायतुल्लाह खान, जो कि 3 दिन के लिए बनते हैं। उसके बाद इनको हटा दिया जाता है। उसके बाद बनते हैं हबीबुल्लाह खान, जो कि 9 महीने के लिए बनते हैं और काबुल और जलालाबाद के भी अलग अलग राजा बनते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो अपना कठपुतली बिठाता है, मोहम्मद नादिर शाह। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और फिर जहीर शाह, जो कि 40 साल अपना शासन चलाते हैं, 40 साल शासन करते हैं, जो कि नादिर शाह के ही बेटे होते हैं। ये अपने शासन में कई सारी अच्छी चीजें करते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आता है ब्रिटिश की हेल्प से। लेकिन होता कि 1947 में ब्रिटिश भारत को आज़ाद कर देते और एक नया देश बनता है पाकिस्तान। अफगानिस्तान का बॉर्डर अभी तक इंडिया से लगता था, वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के, लेकिन अब उनका बॉर्डर एक नए देश से बनता था और जो ड्यूरेंट लाइन थी वो कभी जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच थी वो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खिंच जाती। अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट और परेशानी शुरू होते यही। अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी एथनिक ग्रुप है वो है पश्तून्स की। पश्तून्स लोग होते हैं, ये अफगानिस्तान में भी रहते हैं और पाकिस्तान के कई बॉर्डरिंग एरियाज में भी रहते हैं। जिन पश्तून लोगों का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, जिसके बाद जो पाकिस्तान है वो अपने बॉर्डर सील कर लेता है और सारे ट्रेड अफगानिस्तान के साथ रोक देता है। जिसके बाद उधर के जो राजा थे वो अपने प्रधानमंत्री दाऊद खान का इस्तीफा दिलवाते थे, ये उन्हें रिजाइन करवा। क्यों? क्योंकि दाऊद खान को ही जिम्मेदार माना जाता है इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पीछे। अब ये दाऊद खान क्यों थे, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। दाऊद खान जहीर शाह के ही कजिन थे, या मैं यूं कहूँ चचेरे भाई, और जिनकी नजर जहीर शाह की गद्दी पर थी।
1964 में इलेक्शन हो तो 1965 में एक नया रिफॉर्म आता है अफगानिस्तान के अंदर। ज़हीर शाह लेके आते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज के लोग, जो शाही परिवार के जो लोग हैं, वो ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही किसी सरकारी या पॉलिटिकल पद पे, राजनीतिक पद पे ग्रहण कर सकते हैं। इस कानून के पीछे की जो मंशा थी वो थी दाऊद खान को गद्दी से दूर रखना। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी वोट कर सकती और इलेक्शन भी लड़ सकती। लेकिन इन सारे रिफॉर्म्स के बाद एक बहुत बड़ा कंपटीशन शुरू होता है दो धारणाओं के बीच में, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट। 1973 में एक घटना होती है। वो घटना क्या थी कि ज़हीर शाह अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने देश के बाहर जाते हैं, और जब वो देश के बाहर होते हैं, दाऊद खान अपने लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट दोस्तों की मदद से देश के अंदर एक मिलिट्री कू कर देता है। New men have seized control, men who appear willing to reactivate ancient grievances and to assist the ambitions of powerful friends. Now there has been a revolution. King Zahir Shah was ousted and his cousin Mohammed Daud decreed Afghanistan a republic. The king went into exile. The new regime has the backing of Afghanistan's small but powerful army, and that in turn is supplied and equipped by the Soviet Union. The troops are Afghans, but the heavy weapons, tanks, advisors, ammunition and fuel come from the Red Army. It was President Daud, Prime Minister until 1963, who first encouraged Russian assistance, and Moscow did not hesitate to take advantage of the invitation. मिलिट्री या मैं कहूँ फौज की मदद से तख्ता पलट कर दे। लेकिन वो राजा नहीं बनते, वो अपने आप को राष्ट्रपति बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, और वो राजा का पद खत्म कर देते हैं। वही खत्म होता है या मैं कहूँ अंत होता है अफगानिस्तान के साम्राज्य का या द किंगडम ऑफ अफगानिस्तान, और शुरुआत होती है द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान या अफगानिस्तान गणतंत्र की।